हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई मापी हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 8। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि इबो ने हाइक्वन और झांजिन को बहुत ज़्यादा टीज किया था। अब आगे की स्टोरी। इबो की इतनी ज़्यादा सेमलेस बातें सुनकर जिन बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और वो अपने रूम की तरफ दौड़ के चला जाता है। दोनों वांग ब्रदर्स वहाँ पर चक्कर करने लगते हैं। कुछ ही देर में वहाँ का एनवायरनमेंट जैसे जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। हाइक्वन सोफा के ऊपर बैठ जाता है और इबो उसके पास बैठ जाता है। इबो ने सेंस कर लिया था कि उसका भाई कुछ सीरियस बातें करने वाला है। वो इंतज़ार करता है कि उसका भाई पहले कुछ कहे, मगर हाइक्वन इन दौरान पूरी तरह साइलेंट था। तो इबो पहले बात शुरू करता है। कहता है, भाई काल के लिए आई एम सॉरी। मुझे पता है आप मेरा बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मगर भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं हूँ उन चारों की तरह। मैं माफिया भी हूँ। मेरे लाइफ के चारों तरफ हमेशा खून खराबा होता ही रहता है। अगर मैं कुछ प्रॉब्लम में फंस गया तो डॉक्टर भी मेरे साथ सेफ नहीं है। अगर वो मेरे साथ हमेशा चिपक के बैठा रहा तो वो मेरे लिए बस एक बर्डन ही बन के रह जाएगा। हाइक्वन कहता है, ठीक है, अगर यही बात है तब तुम उस ग्रुप को ही छोड़ दो। एक सिंपल सी लाइफ जियो। डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। ईबो कहता है, नहीं भाई, मुझे ये सारी पावर और लोगों की ज़रूरत है। मेरे डैड के किलर को मारने के लिए, उसे पनिश करने के लिए मुझे इन सब की ज़रूरत है। मैं अपने पापा के किलर को पनिशमेंट देने के बाद मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगा। आप जैसा कहेंगे वैसे ही लाइफ जीऊँगा। सिंपल और सेफ लाइफ, जिसमें ना कोई डर होगा ना कोई रिवेंज होगा। हाइक्वान जेंटली कहता है, इबो तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहे हो? किसी ने भी हमारे पापा को नहीं मारा है। वो एक्सीडेंटली उनका डेथ हो गया है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी उन्हें मारा है तो फिर मुझे प्रूफ दिखाओ या फिर उसका नाम बताओ। मैं पर्सनली उसे इन्वेस्टिगेशन करूँगा। ट्रस्ट मी, जैसे ही मैं उसे ढूंढ लूँगा मैं तुम्हें दे दूँगा। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलूँगा। तुम डिसाइड कर लेना कि तुम उसे क्या पनिशमेंट देना चाहते हो। इबो कहता है, नहीं भाई, आप इसमें इन्वॉल्व मत होइए। मैं ये सब कुछ अपने आप देख लूँगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे याद है कि पापा ने क्या कहा था, कभी भी इनोसेंट लोगों को हर्ट नहीं करने के लिए, मगर उन लोगों को मत छोड़ना जो तुम्हारे फैमिली को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। हाइक्वन सहाय करता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके पापा के डेथ के वक्त वो यूएस में था। इबो बचपन से ही अपने पापा के पास ही रह रहा था। जब उसके पापा के डेथ हुआ था, हाइक्वन चाइना वापस गया था, बस लास्ट रिचुअल करने के लिए, मगर वो फिर से यूएस वापस आ गया था उसकी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। इबो वहाँ पर अकेला नहीं था। ग्रैनी ली और अंकल वेन हमेशा उसके साथ थे। हाइक्वान अंकल वेन को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था क्योंकि वो सडन उसके पापा के डेथ के बाद एक इंसान उनके घर के पास आ जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो उसके पापा का वो फ्रेंड है। मगर हाइक्वान जो यूएस में रहता था तो वो सोचता था शायद वो उसके पापा के बेस्ट फ्रेंड ही होंगे, क्योंकि वो इतनी छोटे टाइम पर ही वो इब्बो को इतने ज़्यादा क्लोज हो गए थे और वो इब्बो को अपने बेटे जैसा ही वो प्यार करते थे। अंकल वैन का कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं था। उसने कभी भी शादी नहीं किया था, ना उसकी कोई वाइफ थी ना कोई बच्चे थे। वो इब्बो के मेंशन में ही रहते थे, एक केयर टेकर के हिसाब से। जब इब्बो वहाँ पर नहीं होता तो वो ऑफिस वर्क और घर के काम को अच्छे से टेक केयर कर लेते थे। इन 14 सालों में उन्होंने इबो का अच्छे से ख्याल रखा है और उन्हें ही ट्रेन किया है। इस पापा के बिजनेस को बड़ा से बहुत बड़ा उन्होंने ही बनाया है। अब वांग कॉरपोरेशन चाइना के रिचेस्ट कंपनी है। मगर हाइक्वान को कभी कभार लगता था कि अंकल वेन अच्छा इंसान नहीं है, मगर उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, क्योंकि इबो अंकल वेन को अपने पापा जैसा ही प्यार करता था। इसी वजह से हाइक्वान कभी भी इबो को इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाया। हाइक्वान सैड और डिसअपॉइंट टोन में कहता है, ऑलराइट इबो, तुम अब बड़े हो गए हो,
तुम्हारे पास राइट है कि तुम डिसाइड कर सको कि तुम्हें क्या करना है। मैं कौन होता हूँ तुम्हें कहने के लिए। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या ठीक है और क्या रॉन्ग है। ठीक है, तो फिर मुझे लेट हो रहा है, अभी मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। हम लोग डिनर पे मिलेंगे। ये कहकर सोफे से उठकर उस रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है और मन में सोचता है, प्लीज़ ये काम कर जाए। ईबो प्लीज़ मुझे रोक लो। गॉड मुझे हेल्प करना। मेरे प्लान को ऐसे फेल मत कर देना। ईबो प्लीज़ स्टॉप मी। ये सारी बातें सोचते हुए अपने फिंगर को क्रॉस करते हुए उस रूम से बाहर की तरफ जा रहा था। ईबो कहता है, ठहरो भाई। ये कहकर वो सोफा से उठकर भाई के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तो हाईक्वान खुश हो जाता है, मगर अपनी खुशी को दबाते हुए स्लोली पीछे की तरफ घूमकर कहता है, हाँ क्या हुआ? ईबो कहता है, भाई मैं वो सब कुछ करूँगा जो आप कहते हो, मगर आप प्लीज़ इस तरह दुखी और डिसअपॉइंट मत होइए। मुझे पता है कि आप ये सब कुछ मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, मैं उस डॉक्टर को पर्सनल डॉक्टर रूप से एक्सेप्ट करता हूँ। ये कहकर अपने भाई के गले लग जाता है। आइकॉन कहता है, थैंक यू बोबो। ठीक है, तुम 12:30 को हॉस्पिटल आ जाना, मैं उसे तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ये कहकर वो भी अपने भाई को गले टाइटली लगा लेता है। कुछ देर बाद हाइक्वान मेंशन से बाहर की तरफ चला जाता है। इबो अपने रूम की तरफ आकर वॉल में हार्शली पॉन्स करने लगता है और मन में सोचता है, उसने अपने भाई को क्यों कुछ नहीं कह पाया, उसकी बातों पर क्यों एग्री की। उस यूजलेस ब्रैड को मुझे हर दिन देखना पड़ेगा। इबो गुस्से से कहता है, क्यों हमेशा मेरे रास्ते पर लोग क्यों आ जाते हैं? डॉक्टर तुम रिग्रेट करने वाले हो। मैं पहले शाहजहां से निपट लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें डील करूँगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से सारी बातें कह रहा था। अब हमें जहान का अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर मैडम यू जहान को उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैडम यू कहते, बेबी बॉय अब उठ जाओ, कितने देर हो गया है, अब कितनी देर तक सोना चाहते हो? ओ गॉड, तुम अब कितने साल के हो गए? तुम्हें हमेशा मेरी क्यों ज़रूरत पड़ती है तुम्हें उठाने के लिए? मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। ये कहकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके ब्लैंकेट को नीचे की तरफ खींच लेता है, मगर जान जो अभी तक सो रहा था। मैडम यू एक प्लान सोचते हैं, तो वो किचन रूम से एक कप में थोड़ा सा पानी लेकर जान के पास आते हैं और थोड़ा सा पानी जान के बर्ड के नीचे गिरा देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, ओ गॉड जान, तुमने बेड को गीला कर दिया। तुम कितने साल के हो? जान चिल्लाते हुए उठता है, क्या? जान जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसकी फेस पूरी तरह रेड हो गया था। वो पूरे बेड को देखने लगता है कि वहाँ पर गीला हो गया था। वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसने अभी रियलाइज़ भी नहीं किया था कि उसने ऐसा कर दिया। वो अपनी पैंट की तरफ देखने लगता है, जो अभी तक गीला नहीं हुआ था, मगर बस बेड ही गीला हुआ था, और आंटी यू की तरफ देखने लगता है, जो एक कप को पकड़े हुए थे। आंटी यू हंसते हुए कहते हैं, इट्स ओके जान, ऐसा कभी कभी हो जाता है। सपनों में बैड ड्रीम देखते हैं, जिसके वजह से हम टॉयलेट कर लेते हैं। अब तुम्हें एम्बेरस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें नेकेड देखा है। तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी नानी हूँ। मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ। मैंने तुम्हें नहलाया है। ये कहकर आंटी यू बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। जहान कहता है, आंटी आई डोंट नो ये कैसे। आगे वो कुछ कहे, वो रियलाइज़ कर लेता है कि क्या हुआ होगा, और आंटी यू पर चिल्लाते हुए कहता है, आंटी यू तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ ट्रिक किया। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ दौड़ के चला जाता है। आंटी यू कहते हैं, जल्दी करना, तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो, तुम्हारी ब्रेकफास्ट रेडी है। ये कहकर हंसते हुए उस रूम से बाहर तरफ चला जाते हैं। कुछ देर बाद जैन ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाता है और वो स्पीडली खाना खाने लगता है। तो आंटी यू उसके फेस को नैपकिन से साफ करते हुए जकर्स करते हुए कहते हैं,
बेबी बॉय स्लोली खाना खाओ, ये सब कुछ तुम्हारा है, कोई भी तुमसे नहीं छीनने वाला है। इसी वजह से जॉन आंटी यू को अपने माँ जैसा प्यार करता है। वो हमेशा सेफ और वार्म फील करता है। वो हमेशा आंटी यू की बातों को फॉलोअप करता था क्योंकि उसे पता था आंटी यू वही बात कहते हैं जो उसके डैड इनडायरेक्टली उसे ऑर्डर देते हैं। इसीलिए वो हमेशा आंटी यू की बातों को फॉलोअप करता था क्योंकि वो अपने डैड को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। ब्रेकफास्ट के बाद वो दोनों मेन हॉल में बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे के सामने छोटा सा कन्वर्सेशन हो रहा था। तो जहान कहता है, आंटी यू आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने आपको कल मेरे नए काम के बारे में बताया था ना। अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर वांग मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। जहान जो इम्पेशेंसली ये सारी बातें कह रहे थे। आंटी वो कहते हैं, लिसन बेबी बॉय, मेरी बातें अच्छी तरह सुनो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहान कहता है, मगर क्यों? मेरा मतलब ये तो कोई राइट नहीं है, मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ। ये तो मेरे आइडेंटिटी रिलेटेड नहीं है, पर क्यों? जब आंटी यू बस जहान को कह रहे थे कि उसकी रियल आइडेंटिटी उन लोगों के सामने ना कहने के लिए कि वो लोग उसकी रियल आइडेंटिटी बारे में कुछ जाने। मेरे लिए ये तुम्हारी सेफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंटी यू जहान के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कह रहे थे। उसे पपी आइज दिखाकर उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। जहान तेज करते हुए कहता है, ओके ओके मैं कर लूँगा, मगर आप अपनी पपी आइज मत दिखाइए, आप अब बूढ़े हो गए हैं। ये कहकर दौड़ के चला जाता है। आंटी यू कहते हैं, तुम नॉटी बॉय, कौन बूढ़े हैं? मैं अभी तक यंग हूँ। सभी कहते हैं कि मैं टीनेजर गर्ल की तरह दिखता हूँ। जहान कहता है, हाँ हाँ आप तो पूरी तरह यंग है, यहाँ तक कि अब तो मुझसे भी छोटे हैं। तो आंटी वो कहते हैं, तुम वेट करो, आज रात के डिनर में मैं तुम्हारे लिए सारे ग्रीन वेजिटेबल्स बनाऊंगा। जहान जो ग्रीन वेजिस को बहुत ज़्यादा नफरत करता था। कुछ देर बाद जहान हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। आंटी वो मिस्टर साव को कॉल करते हैं। आंटी वो कहते हैं, सर मैंने वो यंग मास्टर को कह दिया जो आपने कहा था। मिस्टर साव कहते हैं, ठीक है, ये उसके लिए ही ठीक होगा कि उसकी रियली आइडेंटिटी वो लोग ना जान पाए। तुमने अच्छा काम किया। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए थोड़ा सा छोटा पार्ट बनाया है, प्लीज़ सॉरी। आज का एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।